दो दोस्त था, समझ रहे हैं कि नहीं, और जा रहा था। एक आदमी कहा कि देखिए इसमें गलतफहमी पैदा करेंगे ना कि दोनों झगड़ जाएगा। एकदम गहरा दोस्त था, कैसे आप लोग हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। तो जा रहा था, बोला है क्या आइए इधर आइए अभिषेक। तो अभिषेक जी इधर आए, उनको कान तर ऐसे गए, समझ रहे हैं कि नहीं, कुछ नहीं कहे, कान तर खाली गए और 2 मिनट ऐसे मुँह चलाए, समझ रहे हैं कहीं कि जाइए। और वहाँ गए तो पूछ रहे हैं कि क्या कहेंगी सर, क्या कहें, कुछ ना, समझ रहे हैं कि नहीं। अच्छा कान तो गए थे ना जी, कहीं कुछ ना करते ऐसे खाली मुँह ले गए, समझ रहे हैं कि नहीं, कानमा तर मुँह ले गए लेकिन बोले हैं कुछ ना। देखिए गलतफहमी पैदा हो है कि नहीं, कि ना ये छुपा रहा है, जरूर बोले हैं कुछ ना कुछ। यहाँ से बोला के ले गए कि आइए, समझ रहे हैं कि नहीं, कान तर मुँह किए हैं, कुछ नहीं बोले हैं। आइए बेचारा कह रहे कि ना कुछ नहीं बोले हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। झगड़ा हो सकता है कि नहीं जी, न लग रहा है कि नहीं, बात छुपैले है, समझ रहे हैं कि नहीं। क्या है कि एक दूसरों को समझने का प्रयास नहीं करेगा तो यहाँ झगड़ा हो सकता है। दोनों में कोई की गलती नहीं है, दोनों ईमानदारी पर है, लेकिन एगो के सोच अलग पर है, उसको समझने का प्रयास नहीं कर रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं बात। तो ऐसा इसी को बच्चा को आप समझने का, आप टीचर हैं, अब बच्चा को आप नहीं समझ पा रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। अब बच्चा आपको नहीं समझ पा रहा है तो बच्चा को आप नहीं समझा सकते हैं, नहीं सिखा सकते हैं। यही गलतफहमी को दूर करने के लिए CDP आया है, शिक्षा शास्त्र, समझ रहे हैं कि नहीं, जो आपको 150 में 90 नंबर खाली शिक्षा शास्त्र मिलेगा। अभी सिलेबस में जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, कि कैसे बच्चा को पढ़ाया जाता है, कैसे गलतफहमी को दूर किया जाता है। देखिए एक शिक्षक थे, अब बच्चा को समझा रहे थे कि जोड़ घटाव समझा रहे थे कि बताओ कि तुमको 2 आम और 2 आम दिए तो तुम्हारे पास कितना आम हो गया। 2 आम दिए, 2 आम पुनः दे दिए, तो कुल मिलाकर तुम्हारे पास कितना आम हो गया। तो बच्चा कहा कि 5 आम, समझ रहे हैं कि नहीं। तो शिक्षक समझे कि नहीं समझ में आ रहा है, नहीं। तो फिर उनको कहें आम ले आके दिए कि अब इसको जो है से मूर्त रूप में प्रस्तुत करते हैं कि देखो तुमको ये 2 आम दे रहे हैं, आप पुनः ही 2 आम दे रहे हैं, तो तुम्हारे पास कितना आम हो जाएगा। तो बच्चा कहा कि 5 आम हो जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। तो फिर भी शिक्षक समझा कि नहीं समझ रहा है बच्चा, नहीं, एग्जाम्पल चेंज करते थे। तो एग्जाम्पल दूसरा लेके आए, कहे कि तुमको 2 केला देते हैं और 2 केला देते हैं, तो तुम्हारे पास कितना केला हो जाता है। बच्चा कहा 4 केला, तो संतोष मिलेगा कि नहीं। बेटा समझ गया है कि समझ गया नहीं। तो इस शिक्षक को संतोष मिला कि मेहनत तो की है, समझ रहे हैं कि नहीं, लेकिन समझ भी पाया। तो आते हैं पुनः पुराना एग्जाम्पल पर, पुनः पूछा कि अच्छा 2 केला देते हैं तो 4 केला हो जाता है, तो ठीक बात है। अच्छा 2 आम और 2 आम देते हैं, तब तुम्हारे पास कितना आम था। फिर बोल रहा है कि 5 आम। बस इसका गुस्सा तीसरे आसमान पर पहुंच गया शिक्षक के, समझ रहे हैं कि नहीं। ना आएगा गुस्सा जी, कहेगा कि अभी अब देखिए पहले इसको नहीं समझ रहा था तो एग्जाम्पल चेंज किया तो समझ पाया, आप पुनः उसको पूछ रहे हैं तो फिर कह रहा है कि 5 आम, समझ रहे हैं कि नहीं। तो गुस्सा होना यहाँ तय है कि नहीं, होगा ना। शिक्षक गुस्सा गया, कहा कि गधा तुमको 2 आम देते हैं तो 5 आम हो जाता है, 2 केला देते हैं तो 4 केला हो जाता है, कैसे, समझ रहे हैं कि नहीं। खिसिया के तो बच्चा कह रहा है कि सर 1 आम बैग में है, केला 1 को नहीं तो 2 आम देते हैं तो 5 आम हो जाता है ना, 1 आम बैग में है, समझ रहे हैं, केला 1 भी नहीं। तो 2 केला देते हैं तो 4 केला होता है, समझ रहे हैं कि। अच्छे गलती पर कौन था, कोई गलत था नहीं ना। देखिए बच्चा भी अपने हिसाब से सही था कि नहीं, और शिक्षक भी अपने हिसाब से सही था नहीं। लेकिन यहाँ दोनों में देख रहे हैं कि इतना गुस्सा क्यों शिक्षक हो गया कि उसकी आवश्यकता को समझने का प्रयास नहीं किया। यही गुस्सा में पूछा कि गधा तुमको 2 आम देते हैं तो 5 आम होता है, 2 केला देते हैं तो 4 केला कैसे हो जाता है। यही पहले ही पूछ लेता, क्या बेटा तुमको 2 आम दे रहे हैं तो 5 आम कैसे हो जा रहा है, कैसे काउंट तू कर रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो वो बताता है कि 1 आम है बैगवा में, समझ रहे हैं कि नहीं। तो यही गलतफहमी था, समझ रहे हैं कि बच्चा भी अपने जगह पर सही था और शिक्षक भी अपने जगह पर सही था, लेकिन एक दूसरे को समझने का प्रयास नहीं किया, समझ रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ झगड़ा हो रहा है, दोनों में अलगाव हो रहा है, समस्या समाधान नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो इस CDP पढ़ेंगे तो आप बच्चा के, अब सबसे अच्छा शिक्षक वही होता है जो बच्चा के छुपे हुए आम को ढूंढ लेता है, समझ रहे हैं कि नहीं। आज छुपे हुए आम को ढूंढने के लिए आपको शिक्षा शास्त्र जानना जरूरी है। इसमें बताएगा
कि बच्चा की कैसी सोच होता है, बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं, बच्चे की क्या रुचियां हैं, क्या प्रवृत्तियां हैं, प्रवृत्ति करने की इच्छा, समझ रहे हैं, कैसा सोच रखता है, कैसा आवश्यकता है, कैसा उसका भावना है, समझ रहे हैं कि नहीं। इस सब को समझने के लिए CDP आया है, समझ रहे हैं कि ना। तो आप समझ गए कि CDP क्या विषय है, नया विषय था, इस पर चर्चा कर दी ना, समझ गए। आप देखिए तो 1 से 30 तक रहेगा आपका CDP, फिर आपको रहेगा 31 से लेकर 60 तक, ये 1 to 5 का रहेगा। 31 से 60 तक EVS रहता है कि मैथ जी, हाँ EVS रहता है, समझ रहे हैं कि नहीं। ये 2 पोर्शन में बढ़ता है, 31 से 60 तक रहेगा तो के गो हो जाएगा, 30 गो न हो जाएगा नहीं, तब 15 गो आपका CDP रहेगा इसका, आप 15 गो आपका जनरल रहेगा, जनरल रहेगा, समझ रहे कि नहीं। 15 गो CDP रहेगा और 15 गो जनरल रहेगा। फिर देखिए 61 से शुरू होगा 90 तक, ये आपका मैथ हो जाएगा, ये मैथ भी 2 पोर्शन में बढ़ जाएगा। 15 गो CDP इसका रहेगा मैथ का, आप 15 मैथ जनरल रहेगा, समझ रहे कि नहीं। फिर आपका 91 से शुरू होगा 120 तक, ये लैंग्वेज 1 रहेगा, लैंग्वेज 1 ये भी 2 पोर्शन में बटेगा, इसका भी 15 CDP होगा, 15 है आपका जनरल रहेगा, जैसे गद्यांश पद्यांश। और फिर आपको 121 से शुरू होगा 150 तक, इसमें आपको लैंग्वेज 2 रहेगा, ये है आपको लैंग्वेज 2, कोई चुनाव कर सकते हैं। इसमें भी 2 पोर्शन बटेगा, एक आपका 15 नंबर CDP होगा और फिर 15 नंबर जनरल होगा। इतना आपको मोटे तौर पर सिलेबस पढ़ना है, समझ रहे हैं कि नहीं। इसको डीपली से फिर जानेंगे कि इसमें अब 30 नंबर में क्या पढ़ना है, 30 नंबर में क्या पढ़ना है, 30 नंबर में क्या पढ़ना है, मोटे तौर पर सिलेबस समझे कि नहीं। आप देखिए आपको बता रहे थे कि देखिए 150 में 90 नंबर CDP है, तो आप देखिए 30 नंबर तो यहाँ स्पेशल छाड़ दिया। अब आपको 30 नंबर का EVS है पर्यावरण अध्ययन, जिसके लिए कहते हैं कि 3, 4, 5 के बुक लीजिए NCERT, तो उसका 15 नंबर आपको जनरल उससे तैयारी हो जाएगा, 15 नंबर इसका CDP यहाँ पढ़ाई। अब फिर आपको 61 से 90 तक मैथ रहेगा, तो 15 नंबर मैथ सब लोग से नहीं बनेगा, कितना आप मैथ जानिए कि मैथ का शिक्षा शास्त्र है। इसमें कहा है कि मैथ की भाषा क्या है, मैथ की प्रकृति कैसी होती है, विश्लेषण विधि क्या है, संश्लेषण विधि क्या है, आगमन क्या है, निगमन क्या है, ये सब बातें करेगा इसका CDP में। हाँ, इसका 15 नंबर जनरल मैथ है, जो लोग बना सकते हैं, जो जनरल मैथ जानते हैं, कम्युनिकेशन जानते हैं, तो 15 में 15 बना सकते हैं। जोड़ घटाव गुना भाग सबसे आधारित रहेगा, समस्यात्मक। और 91 से 120 तक की लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 1 का मतलब भाषा 1 के रूप में आप कोई भी भाषा ले सकते हैं। 20 भाषा ही तय किया है, समझ रहे हैं कि नहीं। सीटेड 20 भाषा है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला, पंजाबी, उड़िया, समझ रहे हैं, तेलुगु, ये सब मिला के 20 भाषा है, समझ रहे हैं कि नहीं। 20 भाषा में कोई भी 2 भाषा का आप चुनाव कर सकते हैं। इसके लिए कोई सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं है कि आप वो भाषा को मैट्रिक तक पढ़े हैं या इंटर तक पढ़े हैं। कोई लोग कहेगा ना, क्या है आप ले लिए हैं संस्कृत, हलवा इंटर में संस्कृत पढ़े हैं, वो सबसे मतलब नहीं है। आप चाहें तो तेलुगु भी ले सकते हैं, आप तेलुगु मत, आप 1 में नहीं पढ़े हैं, 2 में नहीं पढ़े हैं, लेकिन आप वही भाषा लेंगे जो भाषा बनाने आएगा, पढ़ने आएगा तब ना, नहीं तो आप तेलुगु ले लेंगे तो दूसरा के कहला पर एको तेलुगु का तो नहीं लिखे आवेगा, खो नहीं लिखे आवेगा, तो आप बना पाएंगे, फेल न कर जाएंगे। तो सीटेट मानता है कि वो जान रहा है कि आप वही भाषा में लेंगे जो भाषा आप समझते हैं, जानते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। तो 20 भाषा में कोई भी 2 भाषा का चुनाव कर सकते हैं। इसके लिए कोई सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं है कि आप मैट्रिक तक पढ़ें कि इंटर तक पढ़ें, आप पढ़ें या नहीं पढ़ें, जो जानते हैं वो भाषा का चुनाव कर सकते हैं। तो यहाँ अधिकांश लोग लेते हैं लैंग्वेज 1 के रूप में हिंदी, समझ रहे हैं कि नहीं, यहाँ हिंदी लेते हैं कई लोग। यहाँ लैंग्वेज 2 के रूप में या तो इंग्लिश लेते हैं या नहीं तो संस्कृत लेते हैं, नहीं तो उर्दू लेते हैं। ये 3 दोनों से कोई भाषा रहेगा आप लोग का नहीं। हिंदी तो लैंग्वेज 1 के रूप में कई लोग लेंगे, और लैंग्वेज 2 के रूप में या तो इंग्लिश नहीं तो संस्कृत नहीं तो उर्दू लेते हैं।
नहीं, किन्हीं भाषा के न जानकार हैं। बाकी मगही जो है, भोजपुरी है, ये सब नहीं आता है, ये सब का चुनाव नहीं कर सकते हैं, बीच भाषा में वो नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं? ये बिहार टेट आया था ना, उसमें मगही दिया था, भोजपुरी दिया था, भोजपुरी था, बिहार टेट 17 में आया था। तो देखिए अब लैंग्वेज 1 लेंगे, मान लिया जाए कि आप हिंदी ले लिए, समझ रहे हैं कि अधिकांश लोग का हिंदी रहेगा लैंग्वेज 1 में, भाषा 1 में। तो वो 91 से लेकर 120 तक क्वेश्चन रहेगा, वहाँ सीरियल से क्वेश्चन रहता है, ऐसा नहीं है कि हिंदी यहाँ पूछना है तो हिंदी यहाँ पूछ देगा, यहाँ पूछ देगा, इस सीरियल से रहेगा, समझ रहे हैं कि नहीं? अब ये हिंदी भी 15 नंबर इसका CDP है, जो नहीं बना सकते हैं बिना इसका CDP जाने हुए। हिंदी में रहेगा कि भाषा अर्जन, भाषा अधिगम के सिद्धांत, समझ, भाषा कौशल, ये सब पढ़ना रहेगा। जैसे भाषा कौशल 4 प्रकार के हैं, BEd में पढ़े होंगे। अधिगम अर्जन में अंतर पूछेगा, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, अनुकरण द्वारा, अनुबंधन द्वारा, ये सब आपको रहेगा। तो ये 15 नंबर हिंदी का CDP रहेगा, पेडागोजी जिसको कहते हैं। 15 नंबर आपको रहेगा गद्यांश और पद्यांश, एगो गद्यांश रहेगा, एगो पद्यांश रहेगा। गद्यांश का मतलब है कि कहानी संबंधित, पद्यांश का मतलब है कविता संबंधित। मतलब एगो कहानी लिख देगा और उसी में से क्वेश्चन आंसर करेगा, 9 नंबर या 8 नंबर के रह सकता है। एक आपको कविता लिखेगा, ओकरा में 7 या 6 नंबर के रह सकता है, दोनों मिला के 15 होना चाहिए। आप उसी कहानी या कविता में से आपको व्याकरण का जांच ले लेगा। जैसे उस कहानी में कोई शब्द का प्रयोग हुआ है तो कहेगा कि शब्द में कौन विशेषण है, इसमें कौन जो है से समास है, कौन उपसर्ग है, कौन प्रत्यय है। 2-3 नंबर आपको जांच कर लेगा ग्रामर का, अलग से ग्रामर नहीं पूछता है। वही जो 15 नंबर है ना, यहाँ जनरल, इसमें एक कविता है, एक कहानी है, और उससे प्रश्न कर रहा है तो कहानी में जो जो शब्द का उपयोग हुआ है उसी शब्द से आपको ग्रामर की जानकारी ले रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे आप भाई बहन लिखल तो कहेंगे कि भाई बहन में कौन समास है, समझ रहे हैं कि नहीं? राजगुरु में कौन समास है, ऐसे आपको कर दिया, जहाँ प्रयोग है उसी में से। तो 3-4 नंबर ग्रामर, कभी 3 नंबर, कभी 2 नंबर ग्रामर पूछता है, समझ रहे हैं कि नहीं? और उसी में से प्रयोग के आधार पर 15 में ग्रामर ही सिमट जाएगा, गद्यांश पद्यांश। 15 नंबर इसका CDP है, भाषा अध्यापन के सिद्धांत। भाषा को कैसे पढ़ाते हैं कि बच्चा समझ पाता है। अब देखिए लैंग्वेज 2 रहेगा तो इसका सेम है, खाली अंतर थोड़ा सा क्या है लैंग्वेज 1 में, लैंग्वेज 2 में। कि लैंग्वेज 1 में आपको एक कहानी रहेगा, एक कविता रहेगा, और लैंग्वेज 2 में दोनों कहानी रहेगा। समझ रहे हैं कि नहीं बात? जो भाषा आप ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं ना, वो भाषा 1 के रूप में चुनाव करिए, और जो भाषा उससे कुछ कम जानते हैं उसको भाषा 2 के रूप में चुनाव करिए। न समझे? जैसे लैंग्वेज 1 में भी आप संस्कृत ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, लैंग्वेज 2 में भी हिंदी ले सकते हैं, इसके लिए आपको छूट रहेगा। लेकिन लैंग्वेज 1 में एगो कहानी एगो कविता रहेगा, और लैंग्वेज 2 में खाली कहानी 2 गो रहेगा। तो कुछ आसान न हुआ? कविता से कुछ कहानी आसान होता है कि नहीं? तो इसलिए इससे थोड़ा सा ही आसान रहता है लैंग्वेज 2। अब बाकी CDP इसमें भी 15 नंबर रहेगा। ये जो CDP पढ़ेंगे एकदम सेम CDP रहेगा, दोनों लैंग्वेज का CDP सेम होता है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये आप मोटे तौर पर समझ गए सिलेबस। अब आप जोड़ लीजिए कि कितना CDP पूछा। तो देखिए यहाँ 30 हो गया, और 30 और 15, 45 और 15, 60 और 15, 70 और 15, 90 नंबर है आपको CDP। बाकी सब्जेक्ट पर आधारित रहेगा में, आधा से ज्यादा में न रहना, आधा में समूचा रहना। समझ रहे हैं कि नहीं? न है तो इसलिए आपको सीटेट पढ़ना है तो सबसे ज्यादा आपको अगर CDP पर ध्यान दे देंगे तो आपको सीटेट का रिजल्ट कंफर्म है। कोई भी टेट का, कोई भी TET है, जैसे बिहार टेट है उसमें भी 90 नंबर है, इसका पैटर्न है, और ये टेट है उसका भी है, झारखंड टेट है, यूपी टेट है, सब में आपको 90 नंबर उसमें CDP रहेगा। समझ रहे हैं कि नहीं बात? अब हम लोग डिटेल से क्या जानेंगे कि ये जो दिया है इसमें जितना बताए ना, ये सब बातें हैं इस सिलेबस में, लेकिन अब कह रहे हैं कि 1 से 30 तक CDP पूछेगा नहीं। शिक्षा शास्त्र इसको कहा जाता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। समझ रहे हैं कि नहीं? तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से 30 प्रश्न पूछेगा, तो उसमें क्या पढ़ना होगा उसका ही डिटेल है। इसमें लगभग 25 से 26 चैप्टर पढ़ना है।
समझ नहीं कितनी बात खाली इसमें 1 से 30 नंबर और फिर 31 से 60 में आपको इसमें आपको 8 से 10 चैप्टर पढ़ना है सीडीपी में। आई मैथ समझ रहे हैं, इसमें भी 10 चैप्टर होगा, ये तो आसान होगा। 1 to 5 का मैथ एकदम आसान रहता है। जो साधारण कंपटीशन के भी अगर बनाते होंगे, मतलब 4th ग्रेड का नौकरी जैसे एलडीसी है, समझ रहे हैं कि नहीं, ग्रुप डी है, ये सब लेवल तक उनका मैथ रहता होगा कि कंपटीशन एकदम बढ़िया से बना लेते होंगे, तो ई मैथ बन जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं, 15 नंबर बनेगा, ये 15 नंबर नहीं बनेगा। समझ रहे हैं कि नहीं, 15 नंबर उनका नहीं बनेगा। इसका है पेडागोजी कि मैथ को कैसे पढ़ाते हैं, मैथ की पढ़ाने की विधि क्या है, समझ रहे हैं कि नहीं, मैथ की भाषा क्या है, ये सब आपको इसमें पढ़ने के लिए रहेगा। कैसे आप मैथ को पढ़ाएंगे कि बच्चा समझ पाएगा, बच्चा मैथ को सीखते समय त्रुटि क्यों करता है और कैसे त्रुटि नहीं करेगा, ये सब आपको सीडीपी में जानकारी मिलेगा। अब ये आपको यहाँ भी है, हिंदी है लैंग्वेज 1 के रूप में, तो हिंदी में आपको 15 नंबर जो सीडीपी पूछा है, इसका भी आपको 9 चैप्टर है, इसमें पढ़ना 15 नंबर में 9 चैप्टर यहाँ पढ़ना है। और वो आपका इसमें एक गद्यांश है, एक पद्यांश पूछेगा, उसको भी यहाँ डिटेल किया। और लैंग्वेज 2 में भी आपको इसलिए सिलेबस सब लोग के पास होना जरूरी है। जाओ बढ़िया सिलेबस ना है सर, ये सब हाँ देखिए, ये आपका जैसे लैंग्वेज है, तो यहाँ लैंग्वेज का पेडागोजी इसमें लिखा है कि 15 नंबर का जो पेडागोजी सीरीज होगा लैंग्वेज में, उसमें क्या पढ़ना है। तो सीखना और अधिग्रहण, भाषा, शिक्षण के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, मौखिक रूप से लिखित रूप से विचारों को संचारित करने के लिए भाषा सीखने की व्याकरण की भूमिका, भाषा कौशल, भाषा और प्रवीणता, मूल्यांकन, सीखने की सामग्री, पाठ्य पुस्तक और रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण, समझ रहे हैं, इतना पढ़ना है खाली भाषा में जो तो इसका पढ़ेंगे सबसे ज्यादा पढ़ना है। अगर कोई क्षेत्र के सबसे आसानी होता है, इसमें डिप्ली से टाइम लगेगा। इसमें कुछ लोग मोहम्मद 20 नंबर खाली इस सीरीज समझ रहे हैं कि नहीं, इससे मतलब नहीं है। अगर इस सीरीज पर बढ़िया से पकड़ रहेगा तो इस सीरीज में भी आपको आना चाहिए कि 15 में 14, 12, 13 सब आपको पकड़ है, इस सीरीज में भी आना चाहिए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी का सीरीज भी आपको हिंदी के जनरल से इसमें ज्यादा आ सकता है, कितना आसान रहता है। 8 गो चैप्टर पढ़ना है हिंदी का सीरीज में, तो इसमें आपको 14-15 नंबर का पूछा है तो 13-14 आना चाहिए। ये लैंग्वेज 2 का भी सीडीपी है, वहां से भी आपको ज्यादा आ सकता है। समझ रहे हैं कि नहीं, कभी कभी गद्यांश पर ध्यान देता है तो वही समझ में नहीं आएगा। इस बार का गद्यांश देखिए ऑनलाइन का, कई लोग को बहुत गलती हुआ। संस्कृत का तो एकदम टफ किया हुआ था गद्यांश, कई लोग से हमारे विद्यार्थी से नहीं बना है गद्यांश, लेकिन सीडीपी बना है। पूछेगा कई लोग के संस्कृत में 16-17 है ना, तो सीडीपी के बदौलत है कि वो सीडीपी 15 नंबर के पूछा है तो ओकरे में 14 नंबर 13 नंबर है, और गद्यांश पद्यांश बनवे नहीं किया, अंदाजे रहेंगे तो 2-3 नंबर आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं, तो यहाँ से ये बहुत काम करेगा। ये सब पढ़ेंगे तब इसके आधार पर सब समझ में आएगा कि आपको बेसिकली क्लियर कर देगा। इसके आधार पर ये सब जानेंगे तो आपको, आप देख रहे हैं कि इसमें सीडीपी पर आपका कमांड आया तो फिर रिजल्ट नहीं रुकेगा। नहीं, 6 to 8 का भी लगभग यही सिलेबस है, थोड़ा सा चेंज है। यहाँ तक तो खाली सेम होगा, 31 से लेकर और यहाँ तक आपको चेंज हो जाएगा। जैसे ईवीएस का मैथ है ना, ये खाली छांट जाता है, ईवीएस मैथ अलग हो जाता है। जैसे आर्ट्स वाले को खाली पूछेगा सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पोल साइंस से, और साइंस वाला के मैथ और साइंस से पूछेगा 6 to 8 में।
समझ रहे हैं कि नहीं बात? इतना चेंज रहेगा, बाकी सब सिलेबस सेम है। ये आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर लैंग्वेज दोनों पढ़ना पड़ेगा। यहाँ सब्जेक्ट खाली चेंज करना पड़ेगा। 40 नंबर का सब्जेक्ट रहेगा और 20 नंबर का उसका पेडागोजी रहेगा। तो सिलेबस मोटे तौर पर लिख लेंगे। इसके बाद आते हैं सिलेबस गर्ल से सब लोग के पास होना चाहिए। कभी कभी कट करके आता है ना लाइट, तो अच्छा महसूस होता है। लाइन कट आया हुआ है तो लगा ना कि कूलर चालू हुआ। तो नहीं लिखेंगे, लिखेंगे लिखे मोटे तौर पर सिलेबस लिखे। हाँ, तो उसी मोटे तौर पर है, आपको ध्यान में रहना चाहिए कि कहाँ से कितना प्रश्न पूछ रहा है। अब फिर अब इसमें क्या पढ़ना है ना, इसमें है सब पढ़ना। इसमें भी दिया है लेकिन पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से कहाँ कितना पढ़ना है। ठीक है, जल्दी लिखिए। के बाद आते हैं आज 10 बजे से मिठाई ऐसे अधूरा हो गया सरकारी होता था ना सर। देखिए मोटे तौर पर आपको ध्यान में रहेगा ना सिलेबस के कहाँ से कितना है। हाँ देखिए एक और बात, जैसे कोई लोग सोच रहे हैं कि लैंग्वेज 1 के रूप में हिंदी या लैंग्वेज 2 के रूप में हिंदी न ले सकते हैं, तो न ले सकते हैं। 2 लैंग्वेज आपको जानना है, कोई 2 लैंग्वेज बीच में खिला सकते नहीं ना। दिक्कत है, इसलिए दिक्कत है कि आप बच्चा को पढ़ाने जाएंगे ना तो कम से कम 2 भाषा के जानेंगे ना, तो कई तरह के बच्चा रहेंगे। तो कोई जरूरी है कोई हिंदी पढ़ के आएंगे, कोई इंग्लिश पढ़ के आएंगे, तो इंग्लिश वाला को कौन पढ़ाएगा? ऐसे कम से कम सबको 2 भाषा का ज्ञान रखना है, इसलिए अल्टरनेट भाषा का चुनाव करना है। अलग अलग भाषा, भाषा 1 में जो ले लिए भाषा 2 में नहीं ले सकते, समझ रहे हैं कि नहीं? और 1 to 5 में जो चुनाव कर लिए वही 6 to 8 में भी होगा। ये बात आपको कि वहाँ लैंग्वेज का चुनाव नहीं होगा। फिर कुछ लोग सोच रहे हैं कि 1 to 5 में आप लैंग्वेज 1 के रूप में हिंदी या लैंग्वेज 2 के रूप में संस्कृत, और 6 to 8 में लैंग्वेज 1 के रूप में हिंदी या लैंग्वेज 2 के रूप में इंग्लिश। ऐसा नहीं होगा। जो 1 to 5 में लेंगे वही 6 to 8 में ऑलरेडी सिलेक्ट हो जाएगा।
समझ रहे हैं कि नहीं। ये भाषा का चुनाव आपको करना है, जो भाषा आप जानते हैं ले सकते हैं। समझ रहे हैं कि ना, लिख लिए। आप देखिए, आप सिलेबस पर आइए। 6 to 8, देखिए 6 to 8 के लिए वही रहेगा 21 ये आपको 6 to 8 के लिए सिलेबस देखिए। 6 to 8 के लिए यहाँ से आपको 31 नंबर से जो है ना, यहाँ से सीधे हो देखिए, ये आपको 31 से जो शुरू होगा वो 60 तक साइंस होगा। समझ रहे हैं कि नहीं। 31 से 60 तक कहा पूरे के लिए देखिए, आप 31 से लेकर 90 तक जो शुरू होगा ना, वो आपको होगा साइंस। साइंस होगा या तो सोशल साइंस होगा। समझ रहे हैं कि नहीं। या तो साइंस होगा, नहीं तो सोशल साइंस होगा। 31 से 90 तक के को प्रश्न आया, 60 को आया। इसको 2 टर्म रहेगा, एक 20 नंबर इसका CDP रहेगा और 40 नंबर आपको जनरल रहेगा। इतने खाली फर्क है। जो लोग साइंस रहेंगे, जो BSc किए हुए हैं, इंटर से कोई मतलब नहीं है। जो BSc किए हैं चाहे BA किए हैं, तो जो BA किए हैं ना, उनको 31 से 90 तक क्या रहेगा, सोशल साइंस रहेगा। समझ रहे हैं कि नहीं। और जो BSc किए हैं उनको साइंस रहेगा 31 से 90 तक। इसमें भी 2 क्वेश्चन बटेगा, 20 नंबर उसका CDP रहेगा और 40 नंबर जनरल सब्जेक्ट रहेगा। मतलब जो आर्ट्स है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पोल साइंस से मिला के 40 नंबर NCERT से तैयारी कर सकते हैं। तो कॉमर्स में आर्ट्स साइंस के अनुसार होगा, पेपर के अनुसार। कॉमर्स में कौन पेपर है, साइंस वाला पेपर है तो साइंस वाला लेंगे, आर्ट्स वाला है तो आर्ट्स वाला लेंगे। सब्सिडी रहता है ना। ज्योग्राफी है तो है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है तो उनको आर्ट्स में आएगा। एक और बात है यार, जो लैंग्वेज से रहेंगे, कोई लैंग्वेज ऑनर्स रहेगा ना, लैंग्वेज ऑनर्स, तो उनको आर्ट्स होता है। समझ रहे हैं कि नहीं, ये आर्ट्स होता है। कोई लैंग्वेज का ऑनर्स है, जैसे हिंदी ऑनर्स है, इंग्लिश ऑनर्स है, समझ रहे हैं, उर्दू ऑनर्स है, तो उनको आर्ट्स में आ जाएंगे। उनको सोशल साइंस पढ़ना होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस। तो ऑनर्स समझ रहे हैं कि नहीं, तो उनको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस पढ़ना। समझ गए बात। बाकी सब सिलेबस पर ही जैसा वहाँ से 90 तक हो गया, 91 से शुरू है और 130 तक रहेगा। ये समझना जरूरी है ना। अब लिखेंगे बाल विकास और अध्यापन कला, साइड में 30 प्रश्न। अब लिखेंगे 30 प्रश्न, तो पेट में दर्द नहीं होगा। बता दिए सीडी में यहाँ निकले हैं। देखिए, बाल विकास और अध्यापन कला कोर्स में 30 प्रश्न, मतलब CDP से आपको 30 प्रश्न रहेगा। बाल विकास और अध्यापन कला का देखिए, ये 30 नंबर रहेगा ना, तो इन दोनों का सेम ही रहेगा। ये 30 नंबर पढ़ना है, 1 to 5 रहे चाहे 6 to 8 रहे, इसका अलग नहीं का होता। सेम सब्जेक्ट पढ़ना है, सेम आपको रहेगा इसमें सिलेबस में, लेकिन डीपली से पढ़ना है 6 to 8। समझ रहे हैं कि नहीं। आप वहाँ पे परीक्षा में देखेंगे ना, तो कभी कभी आपको 1 to 5 वाला में कम नंबर आएगा, 6 to 8 में ज्यादा नंबर आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं। आया है तो मतलब ये जनरल CDP आप सामने सिलेबस है, कल सब लोग सिलेबस निकलवा लेंगे। सामने सिलेबस है, नहीं तो ग्रुप में भेज देंगे सिलेबस। तो यहाँ से आप देखिए, ये 1 to 5 का सिलेबस दिया है,
तो 1 to 5 में सिलेबस में पहला चैप्टर है विकास की अवधारणा और सीखने के साथ इसका संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, अनुवांशिकता और पर्यावरण। सिर्फ पेज के देखिए यहाँ सिलेबस दिया यहाँ से, तो यहाँ भी लिखा है देखिए कि विकास की अवधारणा और सीखने के साथ इसका संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, अनुवांशिकता और पर्यावरण। सिलेबस इसमें दोनों में सेम ही देगा, 30 नंबर दोनों का सेम है, कॉमन है। समझ रहे हैं कि नहीं, अलग नहीं पढ़ना है, सामने सिलेबस रहेगा। तो क्या लिखे, बाल विकास और अध्यापन कला। अब आइए समझते हैं कि बाल विकास और अध्यापन कला क्या है। तब इसका पहला पॉइंट पर आएंगे। ये जो CDP है ना, इस पर खाली चर्चा कर रहे हैं। जो बाल विकास और अध्यापन कला है ना, इसको किसे कहते हैं। अभी इसका जो इसमें जो पढ़ना है ना, चैप्टर 1 में, चैप्टर 2 में, वो अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं। जो हेडलाइन है ना, उस पर चर्चा कर रहा है कि बाल विकास और अध्यापन कला क्या है। समझ रहे हैं कि नहीं। तो देखिए अध्यापन कला क्या होता है। अध्यापन कला का मतलब होता है कौशल। समझ रहे हैं कि नहीं, कि टीचिंग आर्ट, टीचिंग को कैसे आप तक पहुंचाया जाए। समझ रहे हैं कि नहीं। शिक्षक क्या होता है, विद्यार्थी क्या होता है, पाठ्यक्रम क्या होता है। तो देखिए अध्यापन कला होता है, तो अध्यापन कला के 3 पहलू महत्वपूर्ण होते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं। टीचिंग जहाँ भी होता है, अध्यापन का मतलब टीचिंग है ना, तो टीचिंग जहाँ भी होता है, टीचिंग का उद्देश्य होता है ज्ञान बढ़ाना, ज्ञान का स्थानांतरण करना। समझ रहे हैं कि नहीं, और ज्ञान का निर्माण करना, ये टीचिंग का उद्देश्य है। जहाँ भी अध्यापन आएगा ना, तो वहाँ ज्ञान का स्थानांतरण होता है कि नहीं। जैसे यहाँ टीचिंग चल रहा है ना, तो ज्ञान का स्थानांतरण नहीं हो रहा है। हम जो जान रहे हैं से आप नहीं जान रहे हैं, यहाँ ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं। आप जो सोचते हैं उसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं ना। आप जैसा बोलते हैं, जैसा सोचते हैं, जैसा पूछते हैं, उस हिसाब से तो ज्ञान का स्थानांतरण हो रहा है कि नहीं। ज्ञान में वृद्धि होता है। जहाँ भी टीचिंग होगा तो शिक्षक के भी ज्ञान में वृद्धि होता है, विद्यार्थी के भी ज्ञान में वृद्धि होता है। बच्चा भी सीखता है ना, और शिक्षक पढ़ाने वाला नहीं सीखता है, एक्सपर्ट हो जाता है, निपुण हो जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं। तो ज्ञान में वृद्धि होता है। जहाँ भी अध्यापन आता है, तो अध्यापन का उद्देश्य होता है ज्ञान में वृद्धि करना, ज्ञान का स्थानांतरण करना और ज्ञान का निर्माण करना। जैसे KCS में पढ़े थे कि ज्ञान का स्थानांतरण जब भी होता है तो हूबहू नहीं होता है। ज्ञान का स्थानांतरण हूबहू नहीं होता है, उसकी संरचना की जाती है। समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे आप जो ज्ञान लिए हैं ना, ज्ञान को किसी को प्रस्तुत करेंगे तो हूबहू बोलेंगे। मान लिया जाए कि हम यहाँ बता रहे हैं आप लोग के, आप किसी को जाके बताइएगा घर पर, तो जैसे बात बोल रहे हैं तो सब बात आप बोलिएगा नहीं ना बोलिएगा। उसको कुछ तो कुछ आपका उसमें अनुभव जुट जाएगा, आपका बुद्धि जुट जाएगा, आपका ज्ञान उसमें सम्मिलित हो जाएगा। मतलब ज्ञान को हूबहू स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। उसकी संरचना जितना बार स्थानांतरित किया जाएगा उतना बार उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। नहीं, एक ही टीचर है और लेक्चर दे रहा है तो सेम टू सेम सबको लेक्चर देगा। जैसे हम जितना बात बोले और दोबारा फिर बोलेंगे तो वही बात बोलाएगा। याद है कि कुछ बोले, समझ रहे हैं कि नहीं। सेम टू सेम नहीं ना बोलाएगा। तो यही कह रहा है कि ज्ञान का स्थानांतरण हूबहू नहीं होता है, इसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। जब भी बोलेंगे, हम तीनों चारों बैच में पढ़ा रहे हैं, देखिएगा चारों बैच का जो नोट्स रहेगा अलग रहेगा। समझ रहे हैं कि नहीं। क्यों अलग रह रहा है, इसकी स्थानांतरण जब हो रहा है तो इसकी नया संरचना बन रहा है। क्या है कि लेक्चर करके समझा रहे तो हर बार वही बात नहीं ना बोला जाएगा। जब ज्ञान का संरचना कब नहीं होगा, जब एकदम नोट से पढ़ाया जाएगा। नोट में जो लिखा रहेगा वो लिखाना शुरू करवा देंगे सब बैठ में। समझ रहे हैं कि नहीं। हूबहू एक ही लाइन, तो उसकी संरचना नहीं होगी और उसको वास्तविक ज्ञान स्थानांतरण नहीं कहेंगे। अब जितना भी नोट्स होता है छपाना शुरू करें तीनों बैच में, तो आधा लोग तो भागना शुरू करेंगे, भाग नहीं। कहे कि ज्ञान का स्थानांतरण का ठीक तरीका नहीं ना है, उससे ज्ञान निर्माण नहीं हो सकता है। स्थानांतरण भी नहीं हो रहा है, ज्ञान का निर्माण नहीं हो रहा है, वृद्धि भी नहीं होगा, तो छापने वाला लिखने वाला न बन जाएगा। तो आप देखें कि अध्यापन जहाँ भी होता है तो अध्यापन का उद्देश्य क्या होता है। टीचिंग का उद्देश्य, हाँ, अध्यापन कला है ना, तो देखिए तोड़ रहे हैं। अध्यापन का उद्देश्य होता है ज्ञान का स्थानांतरण करना। समझ रहे हैं कि नहीं।
ज्ञान में वृद्धि करना और ज्ञान का निर्माण करना। और फिर अध्यापन कला है, और कला का मतलब कौशल होता है, समझ रहे हैं कि नहीं। कौशल का मतलब होता है कि व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना, उसको कौशल कहा जाता है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो जो कला है ना वो कौशल का रूप लेता है। जैसे आपको कैसे प्रस्तुत करें कि आप समझ पाए। देखिए जो हम पढ़ा रहे हैं, जैसे हम मैथ पढ़ा रहे हैं, हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, और दूसरा टीचर पढ़ाएंगे ना तो होता है कि वही बात पढ़ाए लेकिन कुछ लोग को कम समझ में आए, और कोई दूसरा टीचर पढ़ाए तो ज्यादा समझ में आया, नहीं लगता है। काहे लगता है जानते हैं, दोनों के कौशल पर निर्भर है। उसको प्रस्तुत करने का ढंग अलग है कि कैसे प्रस्तुत करें कि आपको समझ में आए, और उसको प्रस्तुत करने के ढंग अलग है, समझते हैं कि नहीं। कौशल का मतलब कला होता है, या कला का मतलब है व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना। अब जैसे एक ही सब सामग्री दे देगा और 2 लोग को सब्जी बनाने के लिए देगा, वही मिर्चाई, वही धनिया, वही हल्दी और वही तेल और वही सब्जी, आलू पटर, समझ रहे हैं कि नहीं। तो दोनों लोग बनाएंगे और वही गैस वही चूल्हा, समझ रहे हैं कि नहीं। हाँ वही बर्तन, आप दोनों लोग बनाएंगे तो दोनों के सब्जी के टेस्ट एक ही आएगा, नहीं ना आएगा। काहे नहीं आएगा, यही कौशल पर निर्भर करेगा, समझ रहे हैं कि नहीं, कि किसको बनाने की कौशल कैसे है, कैसे वो प्रस्तुत करता है। नहीं कोई ज्यादा तेल डाल देगा तो क्या बनने क्या बन जाएगा, तेलाई लगेगा, समझ रहे हैं कि नहीं। तो हाँ अच्छा, अब पकाने का भी आइडिया है ना। अब सब सब्जी के एक बार मिला के भून लें तो कोई चोखा हो जाएगा, आप कोई सिद्धो नहीं करेगा, कोई जल जाएगा, है कि नहीं बात। तो आपको देखना है ना कि कौन सब्जी जल्दी गल जाता है उसको बाद में डालेंगे, और जो जल्दी नहीं गलता है उसको पहले ज्यादा भूनेंगे, ज्यादा उसको पकाएंगे, तब ना इसको कौशल कहा जाता है। तो कौशल का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं, कि सिस्टमैटिक रूप से प्रस्तुत करना, व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना, तब उस सब्जी में टेस्ट आएगा। यही शिक्षक में कला होना चाहिए कि कौन चीज कौन सा आप तक परोसा जाए, कैसे व्यवस्थित रूप से आपकी बेहतर समझ आए। तो जिसको बच्चा के बारे में ज्ञान होगा, जिसको सब्जी के बारे में ज्ञान होगा, तब ना से जल्दी गल जाता है, नहीं गलता है, समझ ज्ञान होगा तब लोग आएगा। जैसे ज्ञान होना चाहिए, विद्यार्थी क्या सोचता है, विद्यार्थी कितना जानता है, समझ रहे हैं कि नहीं बात। कैसा सोचता है, इच्छा है, कैसा क्या आवश्यकता है, ध्यान में रख के शिक्षक पढ़ाएगा तो आप बेहतर समझ पाएंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। इसी को ध्यान में रखने के लिए CDP आया है। तो कौशल का मतलब समझ गए क्या, प्रस्तुत करने की प्रक्रिया। हाँ समझ, प्रस्तुत करने की कैसे। आपको अब एक ही सामग्री है हमारा फिर, लेकिन आपको हमको खिलाना है। तो हमको अब मान लिया कि आप आए उधर से खाने, तो आपको पूरी, समझ रहे हैं कि नहीं, परोस के दे दिए पूरी सब्जी। आपको यार बूढ़ा बाबा आए हैं तो उनको वही आटा के हलवा बना के परोस दिए। तो ये कौशल है कि कैसे उसको देखें कि उनको दांत नहीं ना है तो पूरी नहीं टूटेगा, तो वही आटा के हलवा बनता है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो उनको हलवा बना के खिलाएंगे कि नहीं, नहीं। तो हाँ, जो जैसा जिसको रहेगा सोच, जैसा वो लायक रहेगा ना, उसी के लायक परोसा जाना चाहिए, समझ रहे हैं कि नहीं। जो जैसा लायक रहेगा ना उसी के लायक परोसा जाना चाहिए, पहले उसको समझा जाना चाहिए। यही बाल विकास में है कि पहले जो पढ़ा रहे हैं जिसको समझना है कि कैसे लोग यहाँ बैठे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। कुछ लोग यहाँ आएंगे और पढ़ाना शुरू करेंगे तो कुछ लोग यहाँ से जाना शुरू करते हैं, जानते हैं क्यों, वही उनको पढ़ाने की कौशल नहीं, ध्यान नहीं देते हैं कि ना कैसा कैसा यहाँ लोग बैठे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। पिछला बैच में भी शाम वाला में वो के बोलाते थे, वो भी बीटेक उटेक कर रहे हैं, समझ रहे हैं। साइंस बहुत अच्छा है, लेकिन वो साइंस पढ़ाते थे तो यहाँ से कई लोग उठ के चल जाते थे, जानते हैं क्यों, नहीं गर्लफ्रेंड को टेक्निकल इंग्लिश में भी बोला तो नॉलेज उनको था, लेकिन वो पढ़ाते थे तो अपना हिसाब, तो सोचते थे ना ये सबसे बेहतर तरीका है पढ़ाने का, ये बता देंगे तो सब लोग सीख जाएंगे। लेकिन ये बेहतर तरीका किसके अनुसार है, आपके अनुसार, तो आपके अनुसार नहीं है। यहाँ सब लोग को देखिए कि इनके अनुसार कौन बेहतर तरीका होना चाहिए, समझ रहे हैं कि नहीं। आप सोच रहे हैं ना कि ना हमारा जो है ना से पूरी दुनिया बहुत अच्छा है खाना, तो सब क्या अच्छा है, कोई के माथा खराब हो जाए देखते ही, कोई के दाल सब्जी अच्छा है कि नहीं, कोई के रोटी सब्जी अच्छा है कि नहीं जी, कोई के पूरी से ज्यादा रोटी पसंद है कि नहीं, है ना।
तो ये पहले ध्यान दीजिए कि किसको क्या पसंद है, कौन क्या खाना चाहता है, उस हिसाब से आप परोसेंगे ना तो सब लोग संतुष्टि से खा के जाएगा। इसीलिए आपको CDP पढ़ना है कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप कैसा नॉलेज रखते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाएगा, तब आप यहाँ टिक पाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? समझ पाएंगे, एक्टिव हो पाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं बात? तो अध्यापन का मतलब समझ गए? हाँ, अध्यापन कला। तो अध्यापन का उद्देश्य क्या था? ज्ञान बढ़ाना, ज्ञान में स्थानांतरण करना, ज्ञान का निर्माण करना। और कला का मतलब क्या है? कौशल। और कौशल का मतलब है व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना। हाँ, आर्ट ऑफ कैसे प्रस्तुत कर दें कि आप समझ पाए, तो ये कला है। समझ रहे हैं कि नहीं? कैसे बना दे कि वही सब्जी अच्छा लगना शुरू कर दे। समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं तो कुछ लोग बना रहे हैं वही सब्जी का पानी ओने मुँह कर ले है और मसाला ओने मुँह कर ले, बोले चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं? आलू ओने मुँह कर ले है, फूलगोभी ओने मुँह कर ले, कि नहीं? तो उस कौशल नहीं था बनाने के, है कि नहीं? कोई पढ़ाना शुरू करे तो बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, तो कोई उन्हें मोबाइल चला रहे हैं, कोई उन्हें देख रहे हैं। इसका मतलब कि सब लोग एक्टिव नहीं है, तो सब लोग को एक्टिव रखना जरूरी है। ये कौशलात्मक ज्ञान है। समझ रहे हैं कि नहीं बात? तो कुछ लिखेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे। अध्यापन, अध्यापन का उद्देश्य ज्ञान बढ़ाना। अध्यापन का उद्देश्य ज्ञान बढ़ाना, ज्ञान में स्थानांतरण करना। जब अध्यापन टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता पढ़ना है। ज्ञान बढ़ाना, ज्ञान बढ़ाना, ज्ञान का स्थानांतरण करना, स्थानांतरण करना, ज्ञान का निर्माण करना। ज्ञान का स्थानांतरण करना, ज्ञान का निर्माण करना। फिर लिखेंगे कला का अर्थ है कौशल, कौशल पूर्ण ढंग से कार्य करना। व्यवस्थित तरीके से कार्य करना। वो भी ना था, कौशल पूर्ण न समझ में आया था। व्यवस्थित, सिस्टमैटिक, कब कौन सब्जी डालना है, किसको कितना तलना है, कितना मिर्चाई कितना हल्दी डालना है। समझ रहे कि नहीं? तो ये सिस्टमैटिक हुआ कि नहीं? व्यवस्थित। आप ज्यादा भी डालेंगे तैयो खराब, आप कम भी डालेंगे तैयो खराब। तो उसका सब है ना व्यवस्थित तरीका। तो आप पढ़ाएंगे भी तो उसको व्यवस्थित तरीके से करना है कि कितना आप कहाँ से चल रहे हैं। पहले लेवल देखिए कि किस लेवल के लोग हैं, उस लेवल के आधार पर आप चल रहे हैं। आप पढ़ा रहे हैं बीएड, क्या मैट्रिक जैसा पढ़ाइएगा, इंटर के जैसा पढ़ाइएगा तो सब लोग भागेंगे कि नहीं? सोचना है ना कि सब लोग बीएड करके आए हैं, हाँ बैठे हुए हैं। इसको ध्यान में रखकर आपको पढ़ाना है। समझ रहे हैं कि नहीं? उस लेवल को देखकर तब ना सब लोग समझ पाएंगे, आप बैठ पाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? तो समझ गए। फिर लिखेंगे अध्यापन के 3 पहलू महत्वपूर्ण हैं। अध्यापन के 3 पहलू महत्वपूर्ण हैं। पहलू देखिए जी, जहाँ भी अध्यापन होगा ना वहाँ उसके 3 पहलू हो जाएगा। 3 पिलर पर अध्यापन चलता है। कौन? तो बालक, शिक्षक और पाठक। समझ रहे हैं कि नहीं?
जहाँ भी अध्यापन होगा तो वहाँ बालक की उपस्थिति होगा ना, अच्छा शिक्षक की उपस्थिति होगा ना, एक पाठक्रम भी आवश्यक है। अगर 3 पहलू में से कोई भी पहलू सिस्टमेटिक काम नहीं करेगा, अनुपस्थित हो जाएगा, तो शिक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, अध्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। समझ रहे हैं कि नहीं? 3 चक्का पर ही गाड़ी चलता है, अध्यापन का गाड़ी। अगर मान लिया जाए कि बच्चा जो है से पढ़ रहा है एक्टिव रूप से, वो सीख रहा है, आज टीचर भी पढ़ा रहा है सही रूप से, लेकिन जो पढ़ाया जाना चाहिए उसको नहीं पढ़ा रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो लक्ष्य मिलेगा, रिजल्ट आएगा। जैसे हम आपको पढ़ाएं, आपको भी खूब समझ में आया, आप रेगुलर पढ़ें, लेकिन सीटेट के यहाँ पढ़ाई हो रहा है, सीटेट के सिलेबस से नहीं दिखाएं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ पाठक्रम समाप्त है, तो आपको रिजल्ट आ सकता है बढ़िया बढ़िया। पढ़ाई तो सब बढ़िया बढ़िया होता है, मैथो है तो 1 पर 1 मैथ है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आज सब में मन लगेगा, सब में समझ में आएगा, लेकिन यहाँ जो पाठक्रम जरूरी है। जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसका पाठक्रम सिलेबस आपको रखना जरूरी है। समझ रहे हैं कि नहीं? कहे कि आपको बताए हैं कि चलने से पहले रास्ता को जानना जरूरी है। 2 मिनट बाद में चलना शुरू करें, लेकिन पहले रास्ता का चयन कर लें कि कौन रास्ता कहाँ ले जाएगा। नहीं, हम देखते हैं अनजान जगह में आप जाएंगे, अपने बिना किस को खिल रहेंगे, अपने मन से कि ना देख भाई, कोई से ना पूछ भाई, देखा ही आगे का यहाँ मिलिए जाते, यही रास्ता होता है। वैसे टाइम बर्बाद हो जाता है कि नहीं? नहीं, आप कोई से पूछेंगे नहीं, रास्ता पर चलना शुरू करेंगे, दूसरा गली में लेके चल गया। सर वो आते हैं ना, यहाँ पर है उमाकांत खिंचता हो ना, कल पटना गए थी बाराती 2 बजे रात के बाराती में पहुँच जाती, यही चलते रास्ता का चयन नहीं किए थे, दूसरा जगह पहुँचते थे। पूर्वीदन में बाराती है, जब पूर्वीदन में वैसा तो रास्ता है। समझ रहे कि नहीं? ये बाईपास हुआ स्टेशन ना है कि जल्दी पहुँच जाएंगे। पूर्वीदन में वैसा ऐसा गली है कि कभी वो गली में कभी वो गली में। समझ रहे हैं कि नहीं? 2 बजे रात के पहुँचे बेचारा करो नहीं बढ़िया से नहीं। एड्रेस पर पता हल है, समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन एड्रेस का पूरी तरीके से फॉलो नहीं किए ना। समझ रहे हैं कि नहीं? कि पहुँच न जब यही से लगभग को बताते हैं। तो वो बात है कि अगर अध्यापक सही रहेगा, बच्चा भी सही है, लेकिन पाठक्रम सही नहीं है, तो लक्ष्य नहीं मिलेगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए कोई परीक्षा की तैयारी करना है तो उसका सिलेबस जरूर जानना है। समझ रहे हैं कि नहीं? एकदम खुली बात कर रहे हैं कि ना, कि आप सीटें पढ़ रहे हैं, चाहे कहीं पढ़ते होंगे तो वहाँ सिलेबस जरूर पढ़िए। समझ रहे हैं कि नहीं? सिलेबस जरूर देखिए। मास्टर नहीं दिखाता है सिलेबस तो जल्दी देखवाइए कि ना, कहीं से सिलेबस लाइए, है कि नहीं? है तो कोचिंग बंद कर दीजिए, नहीं सिलेबस पता है कि नहीं? नहीं, बात होना चाहिए कि नहीं? कि पाठ्यक्रम नहीं होगा सही तो कैसे अध्यापन का कार्य पूरा नहीं होगा। तो आप समझ गए कि पाठ्यक्रम इम्पोर्टेंट है। अगर बच्चा सीख रहा है, पाठ्यक्रम भी सही है, लेकिन शिक्षक उसके लायक नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं? शिक्षक उसमें पारंगत नहीं है, तो उसको समझाने नहीं आएगा, कौशल पूर्वक बात नहीं करेगा, तो फिर भी उसको लक्ष्य नहीं मिलेगा। शिक्षक भी उसके लायक होना चाहिए, नहीं तो अंध के गुरु अंधा मिलो, लोग पर लोग दोनों से गिरो। हाँ, समझ रहे हैं कि नहीं? आंधर गुरु बहिर चेला, मांगे गुण देवे ढेला। समझ रहे हैं कि ना? तो जैसे आपको गाइडलाइनर जो है ना, उसका सफल होना चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं? तब ना, नहीं तो सब गाइडलाइनर बनता है, जिसको पतो नहीं ओकरो से पूछेगा तो वो रास्ता बता ही देता है। नहीं, कोई ना अपने आप को छोटा समझता है, नहीं हो सीटेट पास कर ले, ओकरो से पूछेगा तो बता देगा ना, ये कुछ ना हो, सेट मारा ना पास हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? पता नहीं कि सीटेट कहता है कि हम रिपीटेशन क्वेश्चन नहीं करते हैं, हम सैद्धांतिक क्वेश्चन करते हैं, हमारा तार्किक क्वेश्चन होता है। समझ रहे हैं कि नहीं? पहले से पूछे, उसी पर तर्क के आधार पर, कंसेप्ट के आधार पर आप एप्लीकेशन जानेंगे तब बना पाएंगे। अच्छा, ऑनलाइन सवाल हल या उंगली हल समझ सिलेबस चेंज था, एको आउट क्वेश्चन था, सब उसी पर आधारित था, खाली तार्किक था। तर्क पर जोड़ेगा कि जो कॉन्सेप्चुअल जानेगा समझेगा वही बना सकता है, रटने वाला सेट मारने वाला नहीं बना सकता। समझ रहे हैं कि नहीं बात? तो आप समझ गए कि शिक्षक भी उसके लायक होना चाहिए ना,
नहीं तो शिक्षक पाठ्यक्रम सही रहेगा, बालक सही रहेगा, और शिक्षक पारंगत नहीं रहेगा, निपुण नहीं रहेगा, समझ रहे कि नहीं, तो भी अध्यापन का कार्य पूर्ण रूप से सफल नहीं होगा। अब तीसरा है बालक, समझ रहे हैं कि नहीं, तो बालक भी अगर सक्रिय नहीं रहेगा, शिक्षक मेहनत से पढ़ाएगा और पाठ्यक्रम से भी पढ़ाएगा, लेकिन बालक सीखना नहीं चाहेगा, सक्रिय नहीं रहेगा, तो फिर भी वो अधूरा रह जाएगा ना अध्यापन। नहीं, बालक नहीं सीखना चाह रहा है, एक्टिव नहीं है, सक्रिय नहीं है, तो अधूरा हो जाएगा अध्यापन। तो बालक भी महत्वपूर्ण है ना यहाँ, तो लिखे कि 3 पहलू महत्वपूर्ण है। यस सर, पहला लिखा बालक, बालक, दूसरा शिक्षक, बालक शिक्षक, तीसरा पाठ्यक्रम। अच्छा एक बात बताइए, इन तीनों पहलू में सबसे ज्यादा कौन महत्वपूर्ण है? बालक। समझ रहे हैं कि नहीं, लिख लेंगे इन तीनों पहलू में बालक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? बालक ही है। हाँ, तीनों पहलू में बालक महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ बाल केंद्रित शिक्षा है। अब बालक के लिए ही ना सब व्यवस्था आया है, शिक्षक आया है तब बालक के विकास कराने ना, यहाँ पाठ्यक्रम आया है तो बालक के लिए ना आया है, संपूर्ण स्कूल बना है, विद्यालय बना है, सब बालक के लिए बना है ना, तो बालक में महत्वपूर्ण है। बालक के लिए इस सब चीज तैयार किया गया। नहीं, अब बालके का विकास नहीं होगा, बालके नहीं सीखेगा तो उसको कैसे अध्यापन कहेंगे? नहीं, इसके लिए सब चीज बनाया गया, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसे बाराती में कौन महत्वपूर्ण है? दूल्हा दुल्हन है कि नहीं जी? बाराती में शादी हाँ, कहे कि लड़का लड़की दोनों महत्वपूर्ण है कि नहीं? अगर लड़का लड़की अब्सेंट हो जाएगा तो ऐसा बाराती के सही सलामत लौट के आ जाएगा तो ढेरे है कि नहीं जी? नहीं, कहे कि दोनों किया है वही दोनों के लिए ना, है कि नहीं? जितना लोग है बाराती या सराती, ये सब वही दोनों लोग के लिए न गया है। तब मेन वहाँ है से कौन है? लड़का लड़की ही लोग है। तो यहाँ आपको शिक्षा व्यवस्था में मेन कौन होता है? बालक होता है। समझ रहे हैं कि नहीं? फिर नीचे से लिखेंगे, अब कंसेप्ट है बालक ज्ञान निर्माता होता है। समस्या समाधान करता होता है, इसी में बाल के समस्या समाधान करता होता है। फिर लिखेंगे शिक्षक, शिक्षक सुगम करता होता है, सुविधा दाता होता है। और खास तौर पे पता चल रहा है कि शिक्षक क्या है और पालक क्या है। शिक्षक सुविधा दाता होता है, सुगम करता होता है, सुगम करता, सुविधा दाता। हाँ, लिखेंगे पाठ्यक्रम। इसी का है, तीनों है ना, तीनों का काम बता रहे हैं। पाठ्यक्रम, निश्चित रास्ता बताता है, किस रास्ता पर चलना है या किस रास्ता को छोड़ देना है, समझे? कौन रास्ता वहां तक ले चले। तो तीनों का काम जान गए। आप पहले सोचे थे कि ज्ञान निर्माता शिक्षक होगा, ये बड़ा है ना, समझ रहे हैं कि नहीं? यही CDP पढ़ेंगे
तो ये आपको करेगा कि शिक्षक बड़ा नहीं होता है, शिक्षक महत्वपूर्ण नहीं होता है। महत्वपूर्ण कौन होता है? बालक महत्वपूर्ण होता है। समझ रहे हैं कि नहीं? बालक निर्माण कर सकता है, समस्या समाधान बालक करता है। शिक्षक क्या करता है? तो सुविधादाता होता है। समझ रहे हैं कि नहीं? सुगम करता होता है, बालक को सीखने में मदद करता है। केवल शिक्षक उसको गाइडलाइन करता है कि रास्ता से जाना ज्यादा सुगम होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? आसान बनाता है, लेकिन करता है तो बालक। समझ रहे हैं कि नहीं? क्या है कि हमें बाल केंद्रित शिक्षा है, बालक से ही करवाया जाए। इतना समझ गए? समझ गए तीनों का मतलब? आप फिर लिखेंगे बाल विकास कराइए। इतना पढ़े किसको? अध्यापक वाला कोई दूसरा पाठ को पढ़े। अब तो फिर जब तक सिलेबस समाप्त न हो तब तक तो बाल विकास पढ़ना ही है। छोटा था तो पहले दूसरा पॉइंट ले लिए थे, अब बाल विकास पढ़ेंगे। ठीक है, बाल विकास का नामकरण समझाते हैं। बाल विकास के पुराना पीढ़ी पर ले जाते हैं कि बाल विकास का नामकरण कैसे हो गया। तो सबसे पहले जो था, बच्चा को व्यक्ति को समझने के लिए साइकोलॉजी आया था, मनोविज्ञान। समझ रहे हैं कि नहीं? तो मनोविज्ञान प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ था। प्राचीन काल के लोग सोचते थे कि मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी, तो साइकी का अर्थ बताते थे आत्मा। समझ रहे हैं कि नहीं? लोगस का अर्थ बताते थे अध्ययन करने वाला। तो प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ है, बीएड में पढ़े होंगे कि प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ था आत्मा के विषय में अध्ययन करने वाला एक विषय। बाद में साइकी का अर्थ माइंड कर दिया गया। और फिर आया कि उसके बाद आत्मा के बाद मनोविज्ञान मन के विषय में अध्ययन करने वाला एक विषय का रूप लिया कि मन के विषय में अध्ययन करने वाला। लेकिन वर्तमान समय में ये मनोवैज्ञानिक आए। समझ रहे हैं कि नहीं? उन्होंने बताया कि मनोविज्ञान आत्मा के विषय में और मन के विषय में अध्ययन करने वाला एक विषय है जो सही पर सब लोग पर फिट नहीं बैठता। समझ रहे हैं कि नहीं? इसका रिएक्शन भी आ जाता है। जैसे मन को या आत्मा को देखा जा सकता है, कोई देखता है, सुना जा सकता है, नहीं सुना जा सकता है। कहें कि अगर मान लीजिए कि यहाँ कई लोग हैं बैठे हुए और यहाँ से पुलिस चोरी हो जाए मोबाइल, और पुलिस आया, एक लोग खूब थरथरा रहे हैं, तो इसका मतलब कि वही चोर है? नहीं, कोई नहीं चोरी करके भी थरथरा सकता है जो पुलिस को नहीं देखा है। समझ रहे कि नहीं? आई कोई चोरो है तो आराम से बैठ सकता है, एक पर टिका कर लेते हैं। लेहू जब हमरा तो छोड़े करते हुए खाना मिलते है कि नहीं? विपत बांध के बैठल है, तो ये जो है सब पर फिट नहीं बैठेगा। पकड़ना था चोर के तो पकड़ा जाएगा, साथ है कि नहीं? इंसान पकड़ा जाएगा, है कि नहीं? तो वर्तमान में जो मनोवैज्ञानिक आए उन्होंने बताया कि मनोविज्ञान आत्मा के विषय में, मन के विषय में, चेतन अनुभूति भी कुछ लोग बताए, ये अध्ययन करने वाला सब लोग पर फिट नहीं बैठता है। इसका सब उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में मनोविज्ञान व्यवहार के अध्ययन करने वाला है कि नहीं? मतलब है कि सभी प्रकार के क्रियाएं, आप जो भी क्रियाएं करते हैं उसको व्यवहार। जैसे खाते हैं, खाना क्रिया, जाना, पढ़ना, लिखना, बैठना, तो आप खाते नहीं सही तरीके से पता है, खाने का व्यवहार नहीं है। बोलने का व्यवहार है जी? नहीं है। तो बोलना क्रिया है कि नहीं? तो जो भी क्रियाएं को जब प्रस्तुत करते हुए रहते हैं तो उसको व्यवहार नाम दिया जाता है। तो जेविस बार्सन एक मनोवैज्ञानिक आए, उन्होंने सबको काट दिया कि मनोविज्ञान आत्मा के विषय में अध्ययन करने वाला नहीं है, न मन के विषय में अध्ययन करने वाला है, व्यवहार के विषय में अध्ययन करने वाला ये विषय है। कैसे? क्योंकि व्यवहार को देखा या सुना जा सकता है। व्यवहार का मतलब किसको समझेंगे? क्रिया। तो सभी क्रियाओं को, कुछ क्रिया को देखा जा सकता है तो कुछ को सुना जा सकता है। आप कैसे खाते हैं तो देखा जा सकता है, आप कैसे बोलते हैं तो सुना जा सकता है,
समझ रहे हैं कि नहीं। आप कैसे बैठते हैं तो देखा जा सकता है, तो सभी क्रियाओं को देखा या सुना जा सकता है, और उसके आधार पर उस पर साइकोलॉजी बैठाएंगे ना तो ज्यादा फिट बैठता है, सब लोग पर सही बैठता है। जैसे आप उधर से यहाँ पढ़ने के लिए आए, आज पहला क्लास शुरू, समझ रहे हैं कि नहीं। आप कुछ लोग आए, बेंच हिलाए, समझ रहे हैं, मोबाइल चलाए, उन्हें ताके इन्हें ताके, समझ रहे हैं कि नहीं। आप प्रश्न भी हमसे शुरू कर दिए, तो ऐसा ऐसा प्रश्न किए जो इससे कोई रिलेटेड ही नहीं था। तो इस व्यवहार को अध्ययन करके यह कहा जा सकता है कि वो पढ़े नहीं आए हैं, आओ पढ़े आए हैं, उसको भगावे आए हैं। ये व्यवहार है ना, है कि नहीं जी। वो ऐसा ऐसा प्रश्न डाल रहा है कि ऐसा प्रश्न कुछ भी नहीं कि मास्टरवा की आते ही ना, है कि नहीं जी। तो मास्टरवा साइकोलॉजी जाना है तो ना पता है कि तू क्या करेगा, है कि नहीं जी। साइकोलॉजी है ना कि आपको व्यवहार को अध्ययन करके यह कहा जा सकता है कि आपका उद्देश्य क्या है, आप किस उद्देश्य से आए हैं। आप पढ़ने के व्यू से आए हैं कि पढ़ाने के व्यू से आए हैं, या उन लोग को भगाने के व्यू से आए हैं कि कोचिंग बंद कराने के व्यू से आए हैं। समझ रहे हैं कि नहीं बात। तो ये सब बातें हैं कि नहीं, चाहे कि आपका रहन सहन, चाल बोल, भाषा, कार्य, समझ रहे हैं कि नहीं, इस सब को अध्ययन करके और उस पर विचार करेगा तो ये सही वास्तविक साइकोलॉजी है कि नहीं। पढ़ने वाला ना चिन्हा जाता है, आप प्रश्न पूछेंगे ना तो उससे चिन्हा जाए कि आप सीखने के लिए पूछ रहे हैं कि सिखाने के लिए नहीं जी। टीचर जो रहेगा एक्सपर्ट तो ना पकड़ेगा कि कहाँ से प्रश्न डाल रहा है जिसका यहाँ रिलेशन ही नहीं है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो वो पकड़ेगा ना कि किस उद्देश्य से पूछ रहा है, किस व्यू से। कुछ कोचिंग वाला भी इसको प्रश्न देता है कि नहीं यही जाके पूछना, बताता है कि नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं। क्या होता था पहले, कैसा प्रश्न पूछेंगे ना कि आएगा ही नहीं, और उस सब दिन आप पूछते ही रह जाता है प्रश्न, उसको दुनिया में कोई नहीं पूछता है। ऐसे लोगों का मानसिकता, समझ रहे हैं कि नहीं, कि फलना के पूछेंगे तो नहीं आएगा, चीना के पूछेंगे तो नहीं आएगा, तो वो खाली पूछने ही के काम करेगा, उसको दुनिया में फिर जीवन में कोई पूछेगा नहीं, पूछने के लायक रहने नहीं करेगा। काहे कि ज्ञान सीखने का प्रयास नहीं किया है ना, दूसरों को नीचा दिखाने का खाली प्रयास किया है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो जैसा व्यक्ति सोचता है ना और वैसा ही करता है तो वैसा ही बन जाता है। आगे पढ़ेंगे अधिगम में, समझ रहे हैं कि नहीं, कि आप जैसे दूसरों के बारे में सोचते हैं ना, पहले आप खुद वैसा बन जाते हैं, तब आप दूसरा को कर पाएंगे। जैसे आप दूसरों को माचिस के देते हैं, दूसरा को जलाना चाहता है तो बेटा पहले अपने जलता है, समझ रहे हैं कि नहीं। माचिस का कार्य है कि दूसरों को जलाना, तो पहले अपने जलेगा, कब दूसरा जलेगा या नहीं जलेगा ये तो प्रकृति पर निर्भर है, परिस्थिति पर निर्भर, नहीं जल सकता है, अपने जल के बुझ जाएगा, है कि नहीं बात। तो वही बात होता है कि आदमी का जैसा सोच रहता है ना वैसा ही वो बनता है। सीखने वाला सोच रहेगा तब आप सीख पाएंगे, दूसरों को आगे बढ़ाने वाला सोच रहेगा तो आप भी बढ़ पाएंगे, समझ रहे हैं कि नहीं बात। तो वर्तमान में मनोविज्ञान किसका अध्ययन करने वाला हुआ, व्यवहार के विषय में अध्ययन करने वाला। जेबी वाटसन के अनुसार व्यवहार का मतलब समझ रहे हैं कि आपको बच्चा यहाँ पढ़ने आ रहा है तो उसकी आवश्यकता समझना है, रुचि समझना है, उसकी क्षमता समझना है, आवश्यकता समझना है, जिज्ञासा समझना है, बच्चा कैसे बोलता है, कैसे सोचता है, कैसे सीखता है, इस सब पर आपको ध्यान, इस सब के अध्ययन करके और उसको पढ़ाएंगे तो उसको बेहतर समझा पाएंगे, उसको बेहतर विकास कर पाएंगे कि नहीं, कि आप कैसे बोलते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे सीखते हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, किस में रुचि रखते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, कैसे आप सक्रिय हो जाते हैं, कैसे निष्क्रिय हो जाते हैं, इस सब के अध्ययन करके आपको पढ़ाया जाएगा तो आपको बेहतर सीखेंगे ना, आप बेहतर विकास करेंगे कि नहीं। इसीलिए इस साइकोलॉजी आ गया, मनोविज्ञान। वर्तमान समय में मनोविज्ञान किसका अध्ययन करने वाला है, हाँ, कि बालक के व्यवहार को अध्ययन करना है, समझ रहे हैं कि नहीं। व्यवहार मतलब सभी प्रकार के क्रियाओं को जानना है, किस क्षेत्र में आपको रुचि है उसी क्षेत्र से आपको जोड़ेंगे तो सीख पाएंगे। नहीं तो आपको डॉक्टर बनना होगा, इंजीनियर बनाएंगे तो कभी सीखेंगे, फिर इडियट देखे ना, समझ रहे हैं कि नहीं। तो उसमें पता चला बहुत बड़ा कंसेप्ट है उस फील्ड में, समझ रहे हैं कि नहीं, कि जैसा बच्चा रुचि रखता है उसी क्षेत्र में उसको जोड़ेंगे तो वो कुछ कर पाएगा। आप एक लाइन सिखाएंगे तो 2 लाइन वो अपने से सोचेगा, नहीं एगो सोचा था ना जिसको बनना था तो हीरो था, समझ रहे हैं कि नहीं। ये दोनों फोटोग्राफर और डॉक्टर बनना था तो ये भीतरे भीतरे अपने आप को कोसता था, समझ रहे हैं कि नहीं, कि बाबूजी भेज दिए हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, हमको यही करना है, इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि नहीं। तो बच्चा को रुचि के अनुसार के आधार पर शिक्षा होना चाहिए।
जिज्ञासा के आधार पर जिज्ञासा रहेगा कि आप खुद तो उसमें खोजना शुरू करेंगे नहीं तो आपको है कि ना हम बनेंगे इंजीनियर, आपको बरियरी डॉक्टर बनाया जाए कि बाबूजी के सपना है डॉक्टर बनेगा बेटा देखता है इंजेक्शन के तरह थरथरा लगता है, समझ रहे हैं कि नहीं, देखता है खून के तो अपने गिर जाता है, समझ बेहोश हो जाता है, देखता है गंदगी के तो उल्टी आ जाता है, तो डॉक्टर बनेगा, समझ रहे हैं कि नहीं। ये सब क्षेत्र से अवगत रहेगा तब ना डॉक्टर बनेगा। तो बच्चा को जिस क्षेत्र में रुचि है, समझ रहे हैं कि नहीं, उसी क्षेत्र से जोड़ना है। आई रुचि कैसे पता चलेगा? जब उसके मनोविज्ञान को समझेंगे कि कैसे सोचता है, कैसे बोलता है, समझ रहे हैं कि नहीं, किस क्षेत्र में रुचि रखता है, जिज्ञासा रखता है, कैसा क्षमता रखता है, समझ रहे हैं कि नहीं, तो उसी क्षेत्र से जोड़ेंगे। इसलिए आया मनोविज्ञान। आप देखिए वर्तमान समय में मनोविज्ञान का अर्थ क्या हुआ? बालक के व्यवहार को जानना, परखना। क्षमता को